तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कुछ दिनों पहले आपने एक कहानी सुनी होगी और एक खबर बड़ी आत्मा को कचोटने वाली निकल के सामने आई थी। प्रज्वल रवन्ना अपने घर पे काम करने वालों समेत, पुलिस महकमे समेत अलग अलग सरकारी विभाग से लड़कियों को अपने पास बुलाने के बाद उनका यौन शोषण करता, उनके वीडियोज़ बनाता। चुनाव के ठीक पहले वीडियोज़ वायरल हुए, उसके बाद तमाम चीज़ें हुई, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। उसके बाद फिर प्रज्वल रवन्ना भागता है, भागने के बाद फिर उसे हिंदुस्तान आने पे मजबूर किया जाता है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं कि इकलौता मामला प्रज्वल रवन्ना का ही है। एक उसी समय और वीडियो वायरल हुआ, एक और विधायक की करतूतें लोगों के सामने लाई गई, लेकिन अफसोस कि उस वीडियो को या फिर उस कहानी को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। पुलिस भी वहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, तमाम चीज़ें होती रही। पीड़ित के परिवार वालों को डराया गया, धमकाया गया, कहा गया कि आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपका अंजाम बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोगों ने एक मुहिम छेड़ी, तो अभी कल जाके विधायक को गिरफ्तार किया गया। तो ये विधायक कौन है, उनकी पूरी कहानी क्या है, मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल दी है, एनिमेशन और तमाम फ़ोटोज़ समेत। आप लोग अक्सर कहते हैं कि तस्वीरें भी दिखाया करें, तो तस्वीर से लेके बाकी चीज़ें भी उस वीडियो में है। लिंक डिस्क्रिप्शन से लेके कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा, बाकी आप प्रखर ठाकुर नाम से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो ज़रूर जाइएगा, देखिएगा और उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो जब हम लोग माता दुर्गा की आरती करते हैं तो उसमें एक लाइन बोलते हैं कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। यानी बच्चे तो गलत हो सकते हैं लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। अब ये बात हम लोग भले ही बोले, लेकिन आज जिस कहानी के साथ हम आपके सामने आए हैं, इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ बेटे भी गलत होते हैं, बिटिया भी गलत होती है और माँ भी गलत होती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। देहरादून में एक थाना लगता है पटेल नगर, और इसी पटेल नगर में एक जगह है चौकी बाज़ार, और इसी चौकी बाज़ार में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक शख्स जिनका नाम सुखविंदर सिंह, उनकी पत्नी हरप्रीत और एक बिटिया जिसका नाम था ममता। ठीक ठाक परिवार था, परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे। बिटिया लगभग 20 साल की थी, लिहाजा उसकी शादी वादी की भी टेंशन थी। इसलिए सुखविंदर ने सोचा कि एक काम करें, अगर कुछ जानवर पाल ले, यानी ढेर सारी भैंस वगैरह पाल ले, और उस भैंस के दूध को अगर शहर में बेचें तो शायद पैसे ठीक ठाक मिल जाएंगे। जो पैसे जमा होंगे उससे फिर बिटिया की शादी अच्छे से कर देंगे, बाकी परिवार भी ठीक ठाक चलेगा। इसी सोच के साथ सुखविंदर भैंस वगैरह पालते हैं। पालने के बाद अब उनका डेली का रूटीन कि सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक उन भैंसों का दूध निकालना, निकालने के बाद जहाँ जहाँ बेचना होता वहाँ जाके भैंस का दूध बेचना, और दिन भर इसी काम में बिजी रहना और शाम को फिर वापस आना। ये सिलसिला कई सालों से सुखविंदर करते रहे। बाकी घर की जो जिम्मेवारी थी वो हरप्रीत और उनकी बेटी ममता अपने हिसाब से उठा रही थी। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। पूरी परिवार की एक ही उम्मीद, एक ही ख्वाहिश कि ममता की शादी ठीक ठाक घराने में कर दी जाए। उसके लिए उन्होंने मेहनत भी की, तैयारी भी की। लेकिन 26 तारीख की बात है, कायदे से रोज़ की तरह पूरा परिवार खाना खा के सोता है। पति पत्नी एक रूम में, जो बिटिया है वो अलग रूम में। उसके बाद सुबह हुई, सुबह होने के बाद जो सुखविंदर थे, जो कि बरसात वगैरह भी हो रही थी, तो जब उन्होंने देखा कि मौसम सही है तो जाते हैं और जानवरों का दूध निकालते हैं, और निकालने के बाद सुबह ही 5 बजे तक निकल जाते हैं। उसके बाद हरप्रीत उठती है, उठने के बाद घर में झाड़ू पोछा करने लगती है, साफ़ सफाई करने लगती है। अब इस दौरान ममता अपने रूम में सो रही थी। लगभग आधे घंटे और गुजरे। अब आमतौर पे 5:30-6 तक ममता भी उठ जाया करती थी, परिवार के कामों में मदद कर दिया करती थी। लेकिन आज इत्तेफाकन ममता उठी नहीं। अब ममता उठी नहीं तो जो माँ थी वो परेशान हुई। उसने सोचा कि चले देखे भाई क्यों नहीं उठ रही, जगाएं उसको, तबीयत तो नहीं ख़राब है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा। तो हरप्रीत ममता के रूम में जाती है। जाने के बाद जैसे ही ममता का दरवाज़ा खोलती है, अंदर उसने जो कुछ देखा, चीख पड़ती है। अंदर पंखे से ममता लटकी हुई थी, यानी ममता ने सुसाइड कर लिया था।
अब जैसे ये चीज़ ममता देखती है, ममता के लिए उसकी माँ हरप्रीत फ़ौरन अपनी बिटिया को फंदे से उतारने की कोशिश करती है। जैसे तैसे करके फंदे से उतार भी लेती है। चीख पुकार आसपास के लोग सुनते हैं, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। तमाम लोग देखते हैं कि ज़मीन पे जो ममता है मरी पड़ी है, गले में फंदा लगा हुआ है। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी भागी भागी पहुंची। उसने भी देखा। देखने के बाद वो भी हैरान कि आखिर 20 साल की लड़की इस तरह से सुसाइड। खैर पुलिस वालों ने बॉडी अपने कब्जे में ली, कमरे की अच्छी से तलाशी ली और साथ ही जो हरप्रीत है उनसे पूछा कि पूरा मामला क्या है। जो कुछ हुआ था हरप्रीत ने बताया कि हम लोग खाना खा के सोए थे, सुबह उठ के देखते हैं तो ममता पंखे पे लटकी थी। और फिर ये पूछा कि आखिर फंदे से कैसे उतरी। ममता की माँ हरप्रीत ने कहा कि मैं घबरा गई थी और घबराने के बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने जैसे तैसे करके लाश को उतारा। अब पुलिस वाले ये तमाम बात सुनते हैं। सुनने के बाद बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, इधर हरप्रीत से अब पूछा गया कि आखिर क्या वजह रही होगी। इधर सुखविंदर तक खबर गई, वो भी बेचारा भागा भागा पहुंचा। पुलिस वाले उससे भी पूछते हैं कि आखिर क्या खबर या फिर क्या वजह थी, आखिर आपकी लड़की ने सुसाइड क्यों किया। क्योंकि एक 20 साल की लड़की अगर या फिर लड़का अगर सुसाइड करे तो 3 ही वजह होगी, या तो कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या फिर कोई पढ़ाई लिखाई की टेंशन, या फिर कोई अफेयर, लव अफेयर हो। इन तीनों के अलावा भाई चौथा कारण तो कोई नॉर्मली होता नहीं। तो पुलिस वालों ने फिर इन तीनों पहलुओं को खंगालना शुरू किया। सबसे पहले पता किया कि परिवार वालों से क्या कोई कहा सुनी या फिर कोई बहस हुई थी। तो चाहे हरप्रीत हो चाहे सुखविंदर हो, दोनों ने मना किया। कहा कि भाई हम तो अपनी लड़की को डांटते ही नहीं, 20 साल की होगी, बड़ी होगी, उसको क्या कुछ कहना, क्या बुरा भला सुनाना, बच्ची तो है नहीं। अब ये पहलू जब शांत हुआ तो फिर ये पूछा गया कि भाई पढ़ाई लिखाई कैसी थी, क्या कोई पेपर वगैरह दिया था, कोई एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं दे दिया था। अब ये सवाल जब परिवार वालों से पूछा गया तो परिवार वालों ने कहा कि भाई हम अपनी लड़की को उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं पा रहे थे, ना ही इतने पैसे थे, ना ही हमारी बिटिया इतनी होनहार थी कि हम उसको कोई बहुत अच्छा कोर्स करवा दें या फिर कहीं कोई तैयारी करवा दें, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो दे दें। तो पढ़ाई लिखाई का भी कोई एंगल नहीं मिला। अब बचा तीसरा एंगल। तो पुलिस वालों ने लव अफेयर का भी एंगल खोजना शुरू किया। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा कि क्या किसी से कोई प्रेम प्रसंग था। परिवार वालों से पूछा कि क्या ममता के पास कोई फ़ोन है, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। यानी अब सुसाइड तो था, लेकिन क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, ये सवाल पुलिस वालों को परेशान कर रहा। इधर पिता और माता भी परेशान कि भाई हमारी लड़की ने सुसाइड क्यों किया। आसपास के तमाम लोग भी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन अब ठोस सबूत या फिर ठोस वजह कुछ मिल नहीं रही। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया। इसी दौरान अब वक्त बढ़ता चला गया, वजह कुछ मिल नहीं रही। अब जब काफ़ी टाइम तक पुलिस वालों ने तफ्तीश कर ली, काफ़ी टाइम तक पुलिस वालों ने पड़ताल कर ली, तब एक चीज़ पुलिस वालों ने और सोची। दरअसल पुलिस वालों के जहन में एक आइडिया और एक विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत एंगल पे जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये हो ना ऐसा कुछ। यानी साफ शब्दों में कहें तो पुलिस वालों को अब सुसाइड वाली कहानी पे भी डाउट होने लगा, क्योंकि लगातार सुसाइड की थ्योरी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई थ्योरी मिल नहीं रही, कोई वजह, कोई मोटिव मिला नहीं, तो फिर क्यों। तब पुलिस वालों ने एक और चीज़ गौर की। एक महिला अपने आप कैसे किसी लड़की को, जो भी लगभग वजन में सेम हो, 50 किलो 60 किलो की लड़की अगर फंदे से लटक गई हो, तो फिर ऐसे हाल में उसको कोई इकलौता उतार नहीं सकता। उतारना मुश्किल है, और मुश्किल क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पुलिस वालों ने इस चीज़ पे भी गौर किया, और कहीं ना कहीं जो माँ का बर्ताव था उस पर भी डाउट होने लगा। अब चीज़ें जब पुलिस वालों ने नोटिस की तो उन्हें डाउट तो हुआ माँ पे, लेकिन एक माँ जिसने अपनी बिटिया खोई हो, आप इससे ऐसे पूछताछ भी नहीं कर सकते। आपको कम से कम कुछ पुख्ता सबूत, कुछ सुराग, कोई ऐसी चीज़ जिसके आगे उस महिला का मुंह बंद हो, तब तो आप कुछ कह सकते हैं। नहीं तो आप पता चले उठा लें और बाद में फिर आपके खिलाफ कोर्ट में वो मामला चला जाए और आपकी इंक्वायरी बैठ जाए, तो ऐसे हाल में फिर पुलिस वाले भी बचते हैं। तो पुलिस वालों ने सोचा कि इससे पहले कि इस महिला पे हाथ डालें, कुछ जानकारी निकाल लेते हैं। तो जानकारी में क्या, तो
तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो थोड़ा पड़ोसियों से पूछे भाई, घर की हर चीज़ें पड़ोसी जानते हैं, और कुछ कॉल डिटेल वगैरह भी खंगाल लें। अब पुलिस वालों ने दोनों काम किया, पड़ोसियों से भी पूछा और कॉल डिटेल भी निकाली। जब पड़ोसियों से पूछा तब कुछ और जानकारी मिली कि ये चीज़ें जितनी आसान दिख रही उतनी आसान है नहीं। और जब कॉल डिटेल निकाली तो कुछ पुख्ता यकीन भी हो गया। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मैच की तब पुलिस वालों ने कहा कि अब सही समय है माँ को उठाने का। इसके बाद पुलिस वालों ने हरप्रीत को उठाया। उठाने के बाद उससे सही से पूछताछ करी कि पूरी कहानी क्या है और बता दो तुम्हारी बिटिया की मौत कैसे हुई। शुरुआत में हरप्रीत भी इधर उधर कहानी बताती रही, लेकिन पुलिस वाले जब तमाम सबूत, कॉल डिटेल और अलग अलग चीज़ें जब रखते हैं, कुछ और फैक्ट्स रखते हैं, तब फिर हरप्रीत टूटती है। और टूटने के बाद उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिर एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 1 साल पहले। दरअसल परिवार की परवरिश और परिवार को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, रोज़ी रोटी बढ़िया देने के लिए जो हरप्रीत के पति थे सुखबिंदर, वो सुबह ही निकल जाते थे और पूरे पूरे दिन अपने काम में बिजी कि घर पे पत्नी है, पत्नी घर संभाले और बाहर की दुनिया मैं संभालता हूँ। लेकिन इधर घर पे कुछ और ही होने लगा। दरअसल पड़ोस में एक लड़का रहा करता था, नितिन। और नितिन जब भी सुखबिंदर की पत्नी हरप्रीत को देखता तो एक स्माइल देता। तो सुखबिंदर इधर जब घर से दूर रहे तो हरप्रीत भी अब उससे मिलने और उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगे। पहले दोनों में दोस्ती हुई, हंसी मजाक हुआ, फिर देखते ही देखते दोनों करीब आ गए और एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए। अब सुखबिंदर बाहर दिन भर हरप्रीत नितिन से मिलने का बहाना ढूंढे, लेकिन घर में एक 19-20 साल की लड़की भी थी जो पूरी तरह समझदार थी। तमाम दुनिया की ज्ञान की बातें उसे पता थी कि दुनिया में क्या होता है, दुनियादारी कैसे चलती है। उसने भी नोटिस किया कि भाई अब ये नितिन बार बार क्यों आता है। शुरुआत में उसे लगा कि उसके लिए आता होगा, उसको प्रपोज करने वाला हो, लेकिन इधर देखा कि माँ से ज़्यादा क्लोज, तो फिर उसे अजीब लगा। इधर आसपास के तमाम लोगों ने भी नोटिस किया, उनको भी अजीब लगने लगा कि भाई ये नितिन बार बार उसके घर क्यों जाता है। इसी दौरान जो सुखबिंदर है उसे भी भनक लग गई। अब जब सुखबिंदर को भनक लगी तो उसने फिर विरोध किया, अपनी पत्नी को डांटा फटकार और कहा कि ये चीज़ें जो है दोबारा नहीं होनी चाहिए। हरप्रीत भी डर जाती और कहती कि ठीक है दोबारा नहीं होगी। तमाम चीज़ें अब सुखबिंदर जब पाबंदी लगाने लगा तो हरप्रीत जो थी, हरप्रीत अब डरते सहम से नितिन के साथ अपने इस रिश्ते को जारी रखती है। और ऐसे ही जब उसे लगता है कि आज घर पे कोई नहीं है तो फिर नितिन को मिलने बुला लेती है। ममता भी कहीं गई थी, सुखबिंदर सुबह निकल ही जाता था। अब जब वो बुला लेती है, इसी दौरान न जाने कहाँ से ममता आ जाती है और आने के बाद बिस्तर पे अपनी माँ को और नितिन को बिना कपड़ों के देख लेती है, फुल्ली न्यूड। अब चीज़ जैसे ही देखती है, देखने के बाद गुस्से में लाल, फ़ौरन चीखते हुए कहती है कि मैं पापा को सब बताऊंगी। सुखबिंदर को बताने की बात जैसे ही हरप्रीत सुनती है फ़ौरन घबरा जाती है। नितिन वहाँ से भागता है। बात आई गई हो गई। इधर ममता भी हिचक रही थी कि पापा से क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी, लेकिन हरप्रीत मन ही मन डर रही थी कि कहीं अगर इसने मुंह खोल दिया तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा 2 दिन बाद उसने प्लान बना लिया कि डर के जीने से अच्छा है कि ममता को निपटा दो, लेकिन ऐसे मारो कि कत्ल ना लगे। तो फिर क्या, तो फिर प्लान बना कि कत्ल को सुसाइड का रूप देना है। तो सुबह सुबह जैसे सुखबिंदर जाता है, जो हरप्रीत है नितिन को कॉल करके बुला लेती है। नितिन आता है और हरप्रीत और नितिन मिलके पहले उसका गला घोटते हैं। जैसी वो बेहोश होती है, मरने नहीं देते, बस बेहोश करते हैं और फिर फंदे से लटका देते हैं। फंदे से लटकाने के बाद फिर इन्हें डाउट था कि पता नहीं पुलिस की जांच पड़ताल हो, गांठ सुसाइड वाली लगे या ना लगे। इसलिए जब इन्हें यकीन हो गया कि मर गई तो फिर फंदे से ममता की लाश को उतार भी लिया और फिर चीख पुकार किया ताकि लोगों को लगे कि ममता ने सुसाइड कर लिया। लेकिन पुलिस वालों को डाउट, इधर गांव वालों की मुखबिरी, और अंत में ये पूरी कहानी खुल गई कि कैसे एक माँ ने अपने नाजायज़ रिश्ते को बचाने के लिए अपनी ही बेटी का गला घोट के जान ले लिया, कत्ल कर दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। तो इस कहानी को दोस्तों से शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।